जी नाज़रीन किराम, वेलकम बैक। वक्फे से वापस आ चुका हूँ और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 3। यौम तासीस के हवाले से बात हो रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जोशो खरोश से उसे मना रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं टेलीफोनिक खिताब करेंगे जियालों से। और हमें जो ज्वाइन किया है वक्फे से जब हम वापस आए तो मेरे वो भाई हैं कि जिनकी बड़ी खिदमत हैं इस तहरीक से, इस पार्टी से आपकी बड़ी वाबस्तगी रही और है भी। मोहब्बत की बात की जाए तो अपना दूसरा घर कहते हैं ये, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी ख़ासा ताल्लुक़ था आपका। और आज अगर पार्टी में इनका नाम लिया जाए तो सब बड़े भाई की तरह इनको याद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इनसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मेरे भाई सीनियर रहनुमा सुहेल आब्दी। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम सुहेल अस्सलाम, भाई कैसे कैसे हैं मिजाज लियर है ब्रदर आपने? साहब? बस दुआएं, अल्लाह ताला का करम है। इनके साथ ही नुमाइंदा खुसूसी हैं बाखबर पाकिस्तान के अयूब उस्मान, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? बहुत अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला का फजल है और आपको अल्लाह ताला इज्जतों से नवाजे। सलामत रहिए। इनके साथ जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ देखते हैं हमारे बाखबर पाकिस्तान के नुमाइंदा हैं उस्मान इफ्तिखार। उस्मान आपके कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। सुहेल भाई, जो तारुफ मैंने आपका करवाया कम था। नहीं नहीं, आपकी आपकी मोहब्बतें प्रोफाइल हैं। बहुत बड़ी है। यकीन कीजिए कि जब सुहेल आब्दी का नाम आता है तो बेलोस यारों के यार हैं, मोहब्बत भाईचारे की। अभी गुज़िश्ता दिनों एक हॉस्पिटल में एक मामला हुआ तो सुहेल भाई खड़े हो गए। ये नहीं पूछा कि अबरार कौन है, क्या करते हैं, लेकिन बेखौफतर होके इन्होंने उनकी हेल्प की। मैं इस पर आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज़ पे लबैक कहा। सुहेल भाई क्या कहेंगे, यौम तासीस है, 57 बरस गुजर गए पीपल्स पार्टी को बने हुए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख्वाब देखा, बेनज़ीर ने शहीद ने अमली जामा पहनाया और आज वही सोच और फिक्र लेके पीपल्स पार्टी रवा दवा है। क्या लगता है नौजवानों को इस पीपल्स पार्टी में या उस पीपल्स पार्टी से दिल बर्दाश्ता होना है या अच्छे की उम्मीद रखनी है? डेफिनेटली अच्छे की उम्मीद रखनी है। और 30 नवंबर 1967 को जब बानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इसकी बुनियाद रखी थी, तो यकीनी बात है कि मैं उस वक्त तो नहीं, लेकिन जब मैं 1976 में जब कॉलेज में आया तो सफ़र सियासत पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से शुरू की, PSF से। और सिर्फ भुट्टो साहब की वो इस्लाहात, वो क्वालिटीज़ जो एक ब्रेव लीडर में होती है, जो एक पैट्रियोटिक लीडर में होती है, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी थे। और पाकिस्तान को मतलब यानी कि पहला मुत्तफ़क़ा आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। इकोनॉमिकली बहुत बूस्टअप किया और पूरे ग्लोब में इस खित्ते को, इस मुल्क पाकिस्तान को रूशनास कराया। पहले शायद लोग ये सोचते थे कि है कोई पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद ये आप ये देखें इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस से लेके और जितनी भी उन्होंने वो इस्लाहात जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए और मुमलिकत इस्लामी के लिए हो सकती थी, वो तमाम उन्होंने वो बरोकार लाया अपनी काविशें। और इस वक्त अगर हमारा मुल्क एक न्यूक्लियर पावर है, जो पड़ोसी ममालिक में ख़ासकर भारत जिस निगाह से पाकिस्तान को देखता है, लेकिन वो खौफज़दा सिर्फ इस न्यूक्लियर पावर की वजह से कि हमें जवाबी कार्रवाई मिलेगी, और वरना तो कब का वो पाकिस्तान को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। और ये भुट्टो साहब की हिकमत अमली थी और भुट्टो साहब की वो इस्लाहात थी कि पाकिस्तान उरूज की मनाजिल तय करता गया और पाकिस्तान इस पूरे ग्लोब में अपनी एक शिनाख्त बना गया। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा जिसमें मैं अप्रिशिएट करूँगा आपको, आपकी क़यादत को। और अगर बात की जाए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उन्होंने एक आइन ऐसा पास किया कि जो अपनी मिसाल आप है कि आज हम बात करते हैं लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन्हीं का बिल पास हुआ और कादियानियों को दायरा इस्लाम से खारिज किया। आज तक वो काविश उनकी काबिल
दीद है। ये बहुत बड़ा इकदाम है। और सबसे बड़ी यही वजह थी कि उनको इस नाकर्दा गुनाह की जुर्म है तख्त-ए-जार पे चढ़ा दिया गया, और जिस इसमें पे मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब का भी बड़ा हाँ मौलाना किरदार मुफ्ती रहा। महमूद साहब, बिल्कुल, मुफ्ती महमूद साहब का भी इस बड़ा किरदार है। आइन में शाह अहमद नूरानी बिल्कुल। साहब और दीगर बहुत सारे उलमाए कराम, दीगर मकातिब फ़िक्र के, सबको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने साथ बिठाया। और मुत्तफ़क़ा तौर से ये नहीं था कि एक डिक्टेटर ने डिक्टेटरशिप के जरिए कोई अच्छा, तमाम रेजोल्यूशन, मकतबे फ़िक्र के उलमाए किराम की जी, क़यादत को उन्होंने बिठाया और तमाम सियासी और भी, सबकी मुशावरत हासिल की। सियासी व मजहबी जितनी पार्टीज थी और उलमाए कराम थे, उन सबको बिठाया और सब ने उस आइन पे अपनी रजामंदी जाहिर की और फिर वो असेंबली से पास कराया। वाह 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 वाह। और तो दायरा ये इस्लाम से जी खारिज हुए। आज तक हम उनकी इस काविश को अपने दिल में जगह दे रखे हैं और इंशाल्लाह ये मोहब्बतें कायम व दायम रहेंगी। सुहेल भाई, पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी है, इन दौरान ऊंच नीच तो होती है, घर में दो बर्तन भी हों तो वो गिर जाते हैं, आवाज़ आती है, लेकिन सुहेल आब्दी ने हमेशा पीपल्स पार्टी की बात की, चाहे वो 10 साल पहले की बात हो, चाहे वो 20 साल या 30 साल पहले की बात हो। आज 2024 49 है, ईयर्स हो गए। 2024 का लास्ट चल रहा है, लास्ट मंथ है उसका, लेकिन आज भी सुहेल आब्दी पीपल्स पार्टी से ही मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। ये मोहब्बत कायम व दायम क्यों है? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब हम ये स्लोगन देते हैं ना, जिंदा है भुट्टो जिंदा है और जिंदा है बीबी जिंदा है, तो बहुत सारे लोग टॉन्ट भी करते हैं, कुछ मजाक में कहते हैं कब तक जिंदा रहेंगे। तो शख्सियत तो जिंदा नहीं रहती, किरदार जिंदा रहता और शहीद तो वैसे भी जिंदा है। है। शहीद तो हमारे हमारे इस्लामिक तो वैसे पॉइंट ही ऑफ व्यू से जिंदा है, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो जिंदा रहते हैं, जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। बिल्कुल। वो किरदार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, वही किरदार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था। और आज तक वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इसीलिए रही कि ये अवामी पार्टी है और मुख्तलिफ ऐसे औकात आए, ख़ासकर ज़िया रजीम में, जब भुट्टो साहब के वो दस्त राज, चाहे वो हफीज़ पीरज़ादा की सूरत में हो, चाहे वो मुमताज़ भुट्टो की सूरत में हो, चाहे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की सूरत में हो, ये लोग किसी हद तक उस डिक्टेटर से, उस रिजीम से डर गए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीनियन जियालास को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने लाठी, डंडे, कोड़े पीठों पे खाए और जिए भुट्टो के नारे से नहीं हटे। और आज उन्हीं की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है कि जब पीपल्स पार्टी के पास कोई क़यादत नहीं थी, भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया था। बेनज़ीर साहिबा और शाहनवाज भुट्टो, जो बाद में वो भी जहर दे के हलाक कर दिया गया था उन्हें, ये एग्ज़ाइल थे। मीर मुर्तज़ा भुट्टो भी एग्ज़ाइल थे। यहाँ कोई क़यादत नहीं थी। तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने कब्ज़ा करना चाहा था इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। तो ये पीपल्स पार्टी का वो कारकुन ही था जिसने उस वक्त नारा लगाया था। 1984 की बात है, जब गुलाम मुस्तफ़ा जतोई तमाम ट्रेडर्स और तमाम बिजनेसमैन को जमा करके ये जाहिर करना चाह रहे थे कि अब मैं हूँ। तो वो नारा अमर हो गया। आज भी लगता है कि कारकुन ही अपनी क़यादत कर रहे थे, कारकुन ही सब कुछ इस पीपल्स पार्टी को लेके चल रहे थे। भुट्टो इज़्म से, उस नज़रिए भुट्टो से बिल्कुल दूर नहीं हटे। उन्होंने नारा लगाया था कि भुट्टो फैमिली हीरो हीरो, बाकी सब जीरो जीरो। तो ना सिर्फ गुलाम मुस्तफ़ा जतोई बल्कि बहुत सारे ऐसे जो पीपल्स पार्टी को काबिज होना चाह रहे थे, वो समझ गए कि ये पार्टी, इस पार्टी का जो स्लोगन है जिए भुट्टो, वो एक नज़रिया बन चुका है, एक आइडियोलॉजी बन चुकी है। और कोई भी स्लोगन किसी भी पार्टी का आज तक नज़रिया नहीं बन सका। और उसी नज़रिए की वजह से, उसी स्लोगन की वजह से बहुत से कठिन हालात आए। आखिरी गिरफ्तारी हुई थी मेरी 2004 में, मुतअद्दिद बार गिरफ्तार हुआ। और वो शायद फेसबुक पे तस्वीर हैं कि हम गए थे, आसिफ अली जरदारी जब रिहा हुए, 11 साल जेल में सऊतें जो झेली उन्होंने, उसके बाद जब उनकी रिहाई अमल में आए तो पूरे मुल्क में उनके रिसेप्शन हो रहे थे। जब लाहौर पहुँचे तो हमें वहाँ नहीं पहुँचने दिया जा रहा था। बाई ट्रेन गए थे हम लोग, स्टेशन से ही गिरफ्तार कर लिया जाता था किसी भी तरीके छुप छुपा के।
ہم داتا دربار تک پہنچ گئے. پولیس آتی تھی, جو بھی ہوا اس میں بے گناہ بھی بہت سارے پکڑ لیے جاتے تھے کہ شاید یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, عام کوئی شہری کوئی مسافر ہے وہ بھی گرفتار ہو جاتا تھا. لیکن جب میری گرفتاری ہوئی تو واحد آدمی تھا جس کی بڑی ہی پرتشدد گرفتاری ہوئی تھی, ڈنڈا ڈولی کر کے. اچھا. اور وہ تصاویر پنجاب کے تمام اخبارات میں چھپی تھی, کراچی کی بھی چھپی تھی, اور کچھ لوگوں نے فیس بک پہ بھی اس کو ڈال دی تھی, مجھے نہیں پتا تھا. تو یہ قربانیاں دینے کے بعد بھی حاصل جو ایک فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے شاید میں بڑا فخریہ کہوں گا کہ میں نے اس 49 ایئرز میں 49 روپیز بھی نہیں کمائے ہوں گے. مقصد وہی تھا کہ خدمت عوام, خوشنودی اللہ, اور وہ آج تک قائم و دائم ہوں. اس 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتا تھا یوسف پلازا کے, جو میرے والد مرحوم دے کے گئے تھے. وہ بھی پیپلز پارٹی کے وارڈ کے صدر ہوا کرتے تھے. میرا بڑا بھائی ایک بڑا مشہور یعنی کہ لیبر لیڈر اور پولیٹیکل لیڈر رہا, نفیس حیدر. تو یہ سب پیپلز پارٹی میں تھے. تو میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ کون سی پارٹی, مجھے کسی میرے والد نے یا بڑے بھائی نے نہیں مجھے مجبور کیا کہ ادھر آؤ, لیکن وہ اصلاحات بھٹو صاحب کی, وہ ملک کی ترقی, ملک کی خوشحالی جب دیکھی, چاہے وہ ایجوکیشن لیول کی ہو, چاہے ہیلتھ لیول کی ہو. تعلیم کو عام بھٹو صاحب نے کیا, پرائیویٹ اسکول کو نیشنلائز کیا, گھر گھر تعلیم پہنچائی. وہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے میں آٹومیٹیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک حصہ بن گیا. اور پیپلز پارٹی نے مجھے بہت عزتوں سے نوازا, ایسی بات نہیں ہے. مختلف عہدوں پہ رہا, 93 سے 96 تک کیپٹن فہیم الزماں, ہم لوگ یونیورسٹی فیلو تھے. اس دور میں اس بلدیہ عظمیٰ کراچی کی فوڈ کمیٹی کا چیئرمین تھا. ہمارے آج کے میئر مرتضی وہاب صاحب, ان کی والدہ میرے ساتھ انفارمیشن کمیٹی کی چیئرپرسن تھیں اسی بلدیہ عظمیٰ کراچی کے. اور ہم لوگوں نے مطلب جہاں بھی کبھی ہوا, اور ٹاؤن ناظم یا ٹاؤن چیئرمین, یہ تو بات کے ہیں یہ عہدے. اس وقت میں چیف کونسلر تھا گلبرگ ٹاؤن کا, کیونکہ میں وہاں کی سٹی ایریا کا صدر تھا. 14 سال میں گلبرگ ٹاؤن کے سٹی ایریا کا صدر رہا. پھر ڈسٹرکٹ کے اندر مختلف عہدے رہے, انفارمیشن سیکرٹری رہا, وائس پریزیڈنٹ رہا, جنرل سیکرٹری بنا, پھر اس پیپلز پارٹی کراچی کا انفارمیشن سیکرٹری, پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ سینٹرل کا صدر. اب پھر اس کے بعد کچھ وجوہات ایسی ہو گئی تھی, میں نے ڈسٹرکٹ کی پریزیڈنٹ شپ سے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کر کے ریزائن کیا تھا. لیکن پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی, کیونکہ نظریاتی طور سے اس سے اچھی پارٹی آج تک مجھے لگی ہی نہیں, میرے دل کو بھائی نہیں. اور آج بھی اسی پارٹی کا ایک حصہ ہوں, اور یہ سلسلہ میرا خیال میں مرتے دم تک میرا جاری و ساری رہے گا. ناراض نہ ہو تو میں ایک چھوٹی, میں نے ابھی یہ سنتے سنتے میں خیالی طور پہ وہ ہاؤس آف لارڈز کی ہوتی ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کی پبلسٹی, تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کراچی پاکستان کی بات نہیں کر رہے, کہ ہم یہ جتنی اچیومنٹ سہیل بھائی بتا رہے تھے کہ ہم ہاؤس آف انگلینڈ کی ترقی کی بات کر رہے ہیں. ابھی نکل کے ہم نے باہر جانا ہے, ہم بہادر آباد کراچی میں بیٹھے ہیں, اور جیسے ہماری 1000 cc کی چھوٹی سی گاڑی جھولتی ہوئی جائے گی وہ پروگریس کہلائے گی نا. ایجوکیشن میں ریفارمز اگر آئے ہیں تو کتنی یونیورسٹیاں اور کالجز بنے ہیں. آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں سرکاری اسکول میں؟ نہیں, میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھیجتا. کیوں نہیں بھیجتا؟ یہ کس کی, اگر بنا دینا پروگریس ہے تو اس کو چلانا, ناکام ہونا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ پھر آئین, بالکل جی, ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ شہید کی جو خدمات ہیں ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. تھینک یو. ان کا تو اعتراف کر رہے ہیں نا, جو آج تک ہم کوئی میرے خیال میں دشمن بھی ان کا اچھے میں نام لیتے ہیں, لیکن جو اس نظام کو لے کے چلنا ہے کیا وہ ایز اٹ از چل رہا ہے؟ 26 ترمیمیں اسی 73 کے آئین میں ہیں. مطلب کہ وہ جو 26ویں آئینی ترمیم, تو 18ویں ترمیم, تو 7ویں ترمیم, اس 73 کے بعد جو بیڑا غرق میں تو کہوں گا جو کیا ہے, ڈیولیوشن آف پاور, 18ویں ترمیم, اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ تو یہی 3-4 پارٹیاں. 18ویں ترمیم کی جو میں بات کروں, اب سہیل عابدی بھائی 39 سال سے ایک ہی پارٹی میں ہیں, 49 سال سے. تو کیا اتنا کچھ اس ملک کے لیے کرنے کے بعد صوبہ سندھ کے آدھے صوبے میں وہ پاپولر یعنی کہ
80% मुल्क जी जी, उसकी मुखालफत कर रहा है। क्योंकि मुझे टाइम मेरे पास बहुत कम होता है। नाज़िर कराम, अयूब भाई आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि हमने पाकिस्तान की बात करनी है। पाकिस्तान की बात हम जब करेंगे जब पाकिस्तान के हालात हमारे सामने बिल्कुल। आते हैं। उस्मान हमारे दरमियान मौजूद हैं। उस्मान, कराची की बात कर रहे हैं हम लोग। कराची में क्या देखते हैं अभी, क्या होने जा रहा है? नफ्सा नफसी का आलम है, कोई किसी को देख ही नहीं रहा। सिर्फ क्राइम की वारदातों में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे? जैसे कि अली भाई इसके ऊपर मैं बात करूँ, जैसे कि आ गया 57वीं यौमी तासीस है और भुट्टो साहब ने इसका मंशूर रखा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसको लेके चली। और पार्टी के ऊपर मैं पार्टी की बात करना चाहता हूँ कि पार्टी के ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं। अयूब भाई की भी मैंने बात सुनी, सुहेल भाई की भी। उस टाइम पर जब ये इक़्तिदार में आई और आज में बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग भी हुई इसके अंदर। अब ऐसा नहीं कि चेंजिंग नहीं हुई, देखिए पार्टी के ऊपर दबाव भी होता है। धूप, गर्मी, छाँव, सर्दी इन्होंने नहीं देखी, रोडों पे भी निकले, डंडे भी खाए, जेलें भी काटी, आप सबके सामने। तो आज भी कुछ बेहतरियां होने जा रही हैं। कराची के स्ट्रीट क्राइम की मैं बात करूंगा कि हालात दोबारा ना खुशगवार गुजर रहे हैं। अभी परसों की बात है, डिफेंस के अंदर लेडीज रोड क्रॉस कर रही हैं, दो 125 वाले हैं और उनके गले से चैन खींचते हुए गए और आपका जो पर्स था वो भी खींचते हुए गए। अच्छा, रोड पर मोबाइल खड़ी हुई थी, तो बकायदा वहां पे दो लड़के भी थे जो हमारे, और मैं तकरीबन 10 मिनट बाद पहुंचा हूँ, रश लगा हुआ था। तो अवाम ने ये बताया कि पुलिस के सामने ये वारदात हुई है और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और वहां पे लेडीज शोर मचा रही है और दन दनाते फिरते हैं। और अभी काफी सारे जैसे एसएचओ की भी ट्रांसफर की है साउथ के एरिया के अंदर। आप सही कह रहे हैं कि हालात तो बहुत ख़राब है। ये उस्मान भाई, कोरंगी में तो ये ख़ास तौर पे बहुत देखने को मिलते हैं ये वाक़े। पुलिस वाले ने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया ना, उनका आईफोन, उन्होंने अपना आईफोन बचाया ना, वरना वो भी ले जाते। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपना वॉलेट और बड़ी अच्छी बात है। वो बचाया है। और भाई हम तो देख रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी एक्टिव हो चुके हैं। करप्शन का खात्मा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। वही सुहेल भाई आपकी बात और आपकी जो हिस्ट्री थी, आपने जो आज मेरी आंखें खोल दी कि यकीन कीजिए कि मैं सुन के शॉक हो गया कि आपने कितनी मेहनत की और आज आप को ओहदा मिलना चाहिए। और मैं देखने वाले नाज़रीन को, और जो जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, ये तो क़यादत पे डिपेंड कर रहा है। आपकी क़यादत से मैं मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि आपकी क़यादत को मैं देखते हुए कहूँगा कि खुदारा अपने सीनियर्स का अदब कीजिए और इनका जो बनता है इनको वो अदा कीजिए। ये लेने वाला होना चाहिए और मुखलिस, और ये वो सुहेल भाई है कि आज भी 2 कमरों के फ्लैट में रह रहे हैं। वरना आजकल के जो कौंसलर हैं उनको देखें, उनकी प्रॉपर्टीज देखें आप। अगर मैं गिनवाने पे आऊँ इसी पीपल्स पार्टी की, तो इसके लिए एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुहेल भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अली अबरार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसमें सिर्फ एक 30 सेकंड की बात करूंगा कि हमारे मुल्क में हम ये अक्सर आपने सोचा होगा, सुना होगा कि सियासी पार्टी में मुझे इतना अरसा हो गया। वो बहुत कम लोग, क्या सियासी पार्टी तनख्वाह देती है? क्या कोई ओहदे में कोई अचीवमेंट्स होती है? नहीं, कोई नहीं। वेलफेयर करने के लिए आप होते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ ओहदा मिला और यहाँ लैंड क्रूजर वीगो आई, शुगर मिल्स यहाँ पे नहीं। वो जो खिदमत का जज्बा है, जब वो बेचने पर आप आ जाएंगे तो फिर अवाम को कुछ नहीं मिलना। सुहेल भाई की बात को लेके नाज़रीन कराम, इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि सुहेल आब्दी भाई, आपको सलाम पेश करूँगा कि मैं आपकी पूरी क़यादत को चाहूँगा कि एक दफ़ा सुहेल भाई की काविशों को देखें, उनकी मेहनत को देखें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।